नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप विश्वकर्मा हाजिर हूं आपके सामने आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम एक मुलाकात लेकर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी खास शख्स से, और हमारे साथ जो खास शख्स हैं उनका परिचय ये है कि वो पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रमुख सचिव हैं, बहुत सीनियर आईएएस हैं, 1990 बैच के सीनियर आईएएस हैं, और उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के चेयरमैन हैं। ब्रिज कॉरपोरेशन का जिम्मा भी आपके पास में है, उसके भी आप चेयरमैन हैं। पहले आईपीएस बने, फिर आईएएस बने। बहुत स्वागत है नितिन रमेश गोकर्ण जी आपका के न्यूज़ के चैनल। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको और आपके सभी दर्शकों को मैं नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत शुक्रिया। 97 में आपने आईपीएस क्वालिफाई किया, पहली बार में ही आपने किया और पहली बार में ही क्वालिफाई किया। कैसे अचानक से इधर क्या रुक कर लिया? 87 में पहली बार क्वालिफाई किया था आईपीएस को। उस समय मेरी उम्र करीब 22-23 साल की रही होगी। कॉलेज से सीधे उसमें आ गए थे ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग करने के दौरान ये आभास हुआ कि ये पुलिस की नौकरी एक ही तरह की है, मतलब आपके पास क्राइम है, लॉ एंड ऑर्डर है, वीआईपी ड्यूटी है, और आगे चल कर के बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है। तो मुझे ये समझ में आया कि वैरायटी इसमें आईएएस में काफ़ी सारा है, इसलिए कि हर पोस्टिंग आपका एक ऐसे लगता है कि एक नए नौकरी के आप ले रहे हो, जो कि सीखने को हर समय आपको मिलता है कुछ ना कुछ। तो मुझे था कि एक ऐसी ये नौकरी ट्राई कर लिया जाए, चूँकि उस समय अटैम्प्ट्स भी थे, तो मन में आया कि उसको भी कोशिश कर लिया जाए। यदि वो हो जाता तो अच्छा है, नहीं है तो है ही है। नहीं, लेकिन आपके लिए कहा जाता है कि आपने 3 साल ही आईपीएस की नौकरी किया शायद, और 3 साल में इतने अपराधियों को अंदर कर दिया कि बाकी के आपके मित्र कहने लगे कि आपके बस की ये है। हाँ, तो उस समय तो नए उम्र में नया जोश भी था, और उसके हिसाब से काफ़ी अपराधियों को धरपकड़ करना, और इलाका भी जिसको हमको दिया गया था बड़ा चैलेंजिंग था। जी जी। और डकैतों के पीछे उनको पकड़ना और पकड़ छुड़वाना, ये सब बहुत उस समय करने का मौका मिला। वो एक अलग तरीके का अनुभव था, एडवेंचर टाइप। और आपसे सर अर्थशास्त्र के बड़े प्रेमी रहे आप, इकोनॉमिक्स आपका बहुत ही प्रिय सब्जेक्ट रहा, आप गोल्ड मेडलिस्ट रहे आईआईएम बेंगलुरु से। तो बीच में आपने आईएएस क्वालिफाई किया 1990 में। क्या चीज़ थी जो आपको आईएएस की तरफ खींचा? असल में मुझे लगता था कि कंपटीशन का तो एक स्वरूप था ही यूपीएससी एग्ज़ाम का। दूसरा एक था कि यदि आपको 2 तरीके के लोग हैं, या तो आप इकोनॉमिक्स और करके आप पीएचडी करके आप प्रोफेसर बनिए और सिखाइए अपने विषय में स्पेशलाइज करा के, और दूसरा है कि आप प्रैक्टिशनर बने। तो प्रैक्टिशनर में सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिस आप कर सकते हैं थियोरी को, और अपने देश की सेवा के लिए यदि आपको कोई एक मौका मिलता है, तो मेरे समझ से आईएएस से और कोई बेहतर मौका नहीं है कि आप अपने देश को ज़मीन से जुड़े हुए, मतलब जो आपके गांव स्तर, देहात स्तर से लेकर के आप केंद्र और राज्य सरकार के स्तर तक भी आप काम कर सकते हैं। तो जितना वैरायटी इसमें है लोगों की सेवा करने का अलग अलग स्तरों पर, उतना शायद ही किसी और सेवा में है। लेकिन क्या कारण है, फिर जल्दी ही आपको मन उचट जाता है? 2007 में आपने मन बनाया कि अब आईएएस भी नहीं करना। हाँ, उस समय ये था कि मैं पीएचडी करने का मेरा मन था, और मैंने पीएचडी का अपना दाखिला भी करा लिया था। स्टडी लीव लेकर के मैं करीब मेरा सब सामान वामान बांध करके लखनऊ से जाने का मैंने सारा अपना इंतजाम कर लिया था, लेकिन कुछ हुआ कि फिर वो हो नहीं पाया। फिर नहीं, आपको पोस्टिंग मिल गई, आपको बनारस जाने का मौका मिल गया कमिश्नर के रूप में 2007 में। वो अयाचित एक पोस्टिंग मिल गई कि कमिश्नर बनारस की एक अयाचित पोस्टिंग मिल गई। तब ये हुआ कि अब 2 राह है, या तो मैं पीएचडी करूं और इसके तरफ फिर दोबारा हो सकता है ना देखूं, या इसी में कंटिन्यू करके। कमिश्नर बनारस का एक ऐसा पोस्ट था कि मुझे मना करने का मन नहीं था। बाबा की सेवा का एक अवसर जो रहा, उसका एक मुझे हमेशा ग्लानि रहती यदि मैं न करता। नहीं, लेकिन क्या कारण है कि बाबा बार बार आपको बुलाते हैं? जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं गंगा माँ ने मुझे बुलाया है, आपको बाबा बार बार बुलाते हैं। आप डीएम वहाँ पर रहे बनारस में, 2 बार कमिश्नर रहे वहाँ पर। हाँ, कुछ अजीब सा संयोग है कि मैं 4 सरकारों में वाराणसी में मैंने काम किया। और पहली बार माननीय श्री मुलायम सिंह जी के सरकार थी जब मैं जिलाधिकारी बना 2005 में। फिर माननीय मायावती जी का जो 2007 का शासनकाल था, उस समय मुझे कमिश्नर वाराणसी का पद मिला।
तो मैं भारत सरकार में था, लौट के मैं योगदान दिया तो उस समय भी माननीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार थी और तब तक माननीय प्रधानमंत्री जी का भी वो एक कार्य क्षेत्र एक तरीके से हो चुका था 2015 में। तो पीएम कॉन्स्टिट्यूंसी का एक बहुत बड़ा एक रोल भी था कि आपको समन्वय करना है कई सारे केंद्र के और राज्य के सरकारों के और परियोजनाओं को लेकर के, तो वो भी एक चैलेंज था। और फिर जब वर्तमान सरकार बनी तो माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के समय पर भी करीब साल भर के ऊपर मैं वहाँ पर कमिश्नर बना रहा। तो मेरे ख्याल में एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है कि मैं 4 अलग अलग सरकारों में एक ही जिले बार आपको, और मेरे ख्याल में एक मेरा और कोई था नहीं कि एक सेवा भाव से ही मैं अपना काम करता रहा, उसके बारे में मैं कभी सोचा नहीं। लेकिन आपने बाबा की सेवा भी बहुत की, बहुत नैरो था स्पेस वहाँ पर, शुरुआत आपने की वहाँ पर उनको थोड़ा वाइड करने की। ये परियोजना असल में काफ़ी मुझसे भी पहले लोगों ने किया था। श्री मनोज कुमार उस समय कमिश्नर थे जिन्होंने बगल के 2 मंदिरों की प्रॉपर्टी को खरीद करके रखा हुआ था, लेकिन हर बार उन्होंने थोड़ा बहुत भी जब कोशिश किया है या बाद में भी जब अधिकारियों ने कोशिश किया तो बहुत ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ा था। लेकिन ये था कि 2007 में चूँकि कलेक्टर का एक पहले का एक थोड़ा अनुभव था तो लोगों से काफ़ी परिचय भी था स्थानीय लोगों से, तो विरोध तो हुआ, ऐसा नहीं कि विरोध नहीं हुआ, बहुत विरोध हुआ, लेकिन उसके साथ साथ एक अद्भुत चीज़ करने का मौका मिला कि पहली बार तब इतिहास में ये संभव हुआ कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का जो जगह है वो प्रांगण हम बड़ा कर सके। और आज तो बहुत ही बृहद रूप, तो खैर श्री काशी विश्वनाथ धाम के नाम से अब तो माँ गंगा के तट पर और बाबा का एक अद्भुत सा एक योग है जो कि मेरे ख्याल में हम लोग के जीवन में इस प्रकार की चीज़ होना अपने आप में ही एक अद्भुत चीज़ है। आपका विभाग पीडब्ल्यूडी बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, सड़कों को लेकर के ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बड़ा सवाल ये कि कहा यह गया था कि 100 दिन में गड्ढे मुक्त हो जाएंगे सड़कें, कितनी सफलता मिल पाई आपको? देखिए, हर साल बरसात के बाद गड्ढों की जो स्थिति है वो खराब होती है, क्योंकि आपको जानकारी है कि बिटुमिन और पानी और ख़ासतौर से ऐसे जगह जहाँ पे नाली और ड्रेनेज सुविधा ना हो तो वहाँ पर गड्ढा बंद, वाहनों के आने जाने के कारण बन जाते हैं। तो ये हर साल एक अभियान हम लोग चलाते हैं और इसमें 2-3 पहलू रहते हैं। एक तो वो कि जो पीडब्ल्यूडी का अपना एक रिन्यूअल का साइकिल है कि जैसे हम लोग ग्रामीण सड़क है तो हर 8 साल में एक बार करने का हम लोग का है। फिर ओडीआर एमडीआर माने अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, मेन डिस्ट्रिक्ट रोड है तो उसको हम लोग 5 साल में कराते हैं। और स्टेट हाईवे जहाँ पर ज़्यादा आवागमन है, ज़्यादा ट्रैफिक है, वहाँ 3 साल में उसका रिन्यूअल का प्राविधान है। और जहाँ पर कुछ ऐसे जगह रहते हैं जहाँ ओवरलोडेड गाड़ियाँ चलती ज़्यादा मात्रा में, खनन के एरियाज़ हैं, कुछ जैसे बॉर्डर के इलाके हैं जहाँ पर से ट्रैफिक अचानक से आ जाते हैं। कई जगह पे अच्छी सड़क दिखते ही वहाँ पर एक तरीके से ट्रैफिक को अट्रैक्ट खराब सड़क है तो उसको अवॉइड कराते हुए नई सड़क के ऊपर जाते हैं। तो ऐसी जगह पे सडनली अचानक जब क्षमता से अधिक भार पड़ने लगता है तो ज़रूरत से ज़्यादा वजन होने के कारण क्रस्ट में उतना उसका डिज़ाइन नहीं होता है तो वो वहाँ पर प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अभी हम लोग का हर साल तो रहता ही है, लेकिन इस बार हम लोगों ने ये माना है कि जो खनन क्षेत्र के हैं उसको हम लोगों ने क्रस्ट डिज़ाइन का टेकअप किया है। और ऐसे ख़ास तौर से पूर्वांचल में जो सड़कें पानी के वजह से हर साल डैमेज होते हैं, जैसे आपका तमकुई राज की एक सड़क है वो लगभग 12 किलोमीटर की, वो बिटुमिन की होती थी, हर साल ख़राब होती थी वो, तो उसको हमने सीसी रोड का टेकअप कर लिया है। सर मैं वही जानना चाह रहा था कि ये जो प्रोसेस है हर साल का, गड्ढे बनते हैं फिर भरे जाते हैं, कोई अभी जैसे बात चल रही थी कि आईआईटी से, आईटीआई से या आईआईटी से जो टेक्नोलॉजी बोरो की जाए और ऐसी सड़कें बनाई जाएं जो ये गड्ढे हो ही ना। अब देखिए, 2 चीज़ें, हम लोग ने जो क्रस्ट डिज़ाइन है वो उसका आईआरसी मानक है, इंडियन रोड्स कांग्रेस का जो है मानक, पूरे देश में उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। पीडब्ल्यूडी भी उसी मानक को फॉलो करती है। उसमें मेन 2-3 चीज़ें रहती है। एक तो इसको कहते हैं सॉइल बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, माने जो मिट्टी रहती है वो कितना कॉम्पैक्शन हो सकता है, उसको कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो कहते हैं। तो सीबीआर के आधार पर एक उसका मानक रहता है
दूसरा उस पर लोड कितना चलता है, कितने वाहन चलते हैं, पीसीयू जो गणना होती है पैसेंजर कार यूनिट्स की, उससे हम लोग गणना करते हैं उसके मीन स्टैंडर्ड एक्सेल MSA का। और वो एक फार्मूला है जो IIT पावे डिज़ाइन के आधार पर क्रस्ट का डिज़ाइन हम लोग करते हैं और डिज़ाइन को फिर मॉडलिंग करा करके देखते हैं कि यदि इतना ट्रैफिक उस पर चले तो वो कितनी उसमें कोएफिशिएंट रहेगा जिससे कि वो बेयर कर सके। ये सब तो खैर थियरी है। प्रैक्टिकल में ये होता है कि कई बार जो PCU गणना होती है वो जैसे मैंने बताया अच्छी सड़क देखने के बाद सडनली वो अगल बगल के भी ट्रैफिक वहाँ से गुजरने लगती है, बिल्कुल हैवी ट्रैफिक हो जाती है। ओवरलोडिंग की समस्या जो है कई बार वो भी चूंकि उससे जुड़ जाती है। तो ये जो हम लोग थियोरेटिकल कैलकुलेशन करते हैं वो प्रैक्टिकली वो कई बार उसमें अंतर आ जाता है और डैमेजेस होते हैं। अभी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ऐसे सड़कों को हम लोगों ने एक माइनिंग के हिसाब से दृष्टिकोण से, क्योंकि ये खास तौर से जो जहाँ माइनिंग का क्षेत्र है वहाँ पर ये प्रॉब्लमैटिक है। तो कई हम ये प्रपोजल्स भी आए थे, हम लोग जब EFC करते हैं तो ये ज़रूर हम पूछते हैं नए सड़कों का कि वहाँ पे माइन है कि नहीं है। और माइन है तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस सबको हम CC रोड कर दें ताकि एक बार के लिए उसका जो गड्ढे वाली प्रॉब्लम ना हो। ये ज़रूर है कि CC रोड कराने में जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आता है, लगभग दुगना कॉस्ट आ जाता है और उसमें क्योरिंग पीरियड भी है, उसमें डाइवर्जन भी देना पड़ता है उस समय तक का। तो कंस्ट्रक्शन का अपना एक चैलेंज है, डाइवर्जन का अपना एक चैलेंज है। यदि वहाँ पर कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तब फिर CC रोड करने में भी दिक्कत आती है। एक पिछली सरकार में एक सड़क बनाई गई थी, हजरतगंज में काफ़ी एरिया उसका बनाया गया था, कहा कि ये 25 साल तक नहीं टूटेगी। ऐसे हैं सड़कें हैं, आप डिपेंड करता है कि आप क्रस्ट का डिज़ाइन किस तरीके से आप कराते हैं। हर चीज़ का एक कॉस्ट है। आप यदि क्रस्ट को बहुत हैवी स्पेसिफाई करेंगे और IRC स्टैंडर्ड से ज़्यादा उसको डिज़ाइन करेंगे तो उसका कॉस्ट उतना ही आपका ज़्यादा बढ़ेगा। हम लोग के लिए समस्या है कि संसाधन हमारे सीमित हैं और टोटल जो नेटवर्क है हमारा 2.65 लाख किलोमीटर है पूरे प्रदेश भर में और हर साल उसमें हम लोग 4-5 हज़ार किलोमीटर हमारा बढ़ता जा रहा है नेटवर्क जो है। और नेटवर्क तो बढ़ ही रहा है नए सड़कों के लिए और एग्जिस्टिंग सड़कों का अनुरक्षण का भी एक दबाव रहता है। तो ये सबको देखते हुए कहीं ना कहीं हमको मतलब इतना भी हमारा रिसोर्स नहीं कि हम सारे के सारे उसी पैटर्न पे हम सड़क बना लें, लेकिन जहाँ आवश्यकता है वो मैं इस बात से सहमत हूँ कि हमें वहाँ पर इस तरीके से डिज़ाइनिंग कराने की जहाँ ज़रूरत है वहाँ हमें करना चाहिए। ये 2020 जो पिछला चला गया है बहुत सी बुरी यादें छोड़ के चला गया है। लॉकडाउन हुआ, तमाम चीज़ें हुई, हमारी GDP भी काफ़ी कमज़ोर हुई, तो पैसों की काफ़ी किल्लत हुई। कैसे मैनेज किया आपने? दो चीज़ें हैं। लॉकडाउन के दौरान तो खैर सब चीज़ हमारे काम बंद हो गए थे एक तरीके से और दोबारा काम शुरू सबसे पहले मेरे ख्याल में PWD ने ही किया जून के महीने में। हम लोगों ने न केवल हमारे पुराने कार्यों के पीछे हम लोग लग करके उनको चालू करवाए बल्कि पहली बार बड़ी मात्रा में मनरेगा के तहत हम लोगों ने काम कराया और लगभग 2.25 लाख मैन डेज पर डे का हम लोग लक्ष्य लेकर के चले। करीब ये एक बड़ी चीज़ थी क्योंकि बाकी प्रदेशों से चाहे महाराष्ट्र की बात करें, हम बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, यहाँ से काफ़ी सारे मजदूर आ गए थे यूपी में और इसका हमारे पास चैलेंज था कि हम जो मजदूर बाहर से आए हैं उनको भी हम रोज़गार दें। हमारे तो मजदूर तो खैर थे ही जिनको कि हम जो पहले से चले आ रहे थे उनको हमको काम देना ही था, लेकिन जो एडिशनल लेबर फोर्स बाहर से जो आया था जिनके पास भी एक तरीके से आर्थिक संकट का एक समय से वो गुजर रहे थे तो उनके लिए भी हमें काम देने की आवश्यकता थी। तो हम लोग का ये मानना था कि यदि कोई भी मजदूर हमारे साइट पर पहुँचे और उसको काम चाहिए तो वो काम करने की स्थिति में रहे, उतने हमारी परियोजनाएं सैंक्शन। कितना लोगों को रोजगार दिया? क्योंकि मुख्यमंत्री का फोकस है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। लोग पर डे के हिसाब से, मैं पर डे के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो पर डे हम लोग का जहाँ पर 1.6 लाख लोगों को हम रोजगार दे रहे थे जो आउटपुट आ रहा था 2019 में, इधर हम लोग उसका जस्ट डबल पहुँच गए थे, करीब 3.25 लाख तक हम पीक कर गए थे जब बहुत ज़्यादा क्राइसिस थी तब। सर कंस्ट्रक्शन का काम करना अच्छा है लेकिन उससे प्रदूषण भी बहुत होता है और प्रदूषण से बचाने के लिए क्या उपाय किए ये सब चीज़ें भी हम आपसे जानेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पार आएंगे तो समझेंगे कि जो प्रदूषण से बचने के लिए सड़कों का निर्माण करने की बात की गई थी और जो दूसरे उपाय करने की बात की गई थी उन सब योजनाओं का क्या हुआ, जानेंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। विदिशा डिटर्जेंट की ओर से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। विदिशा डिटर्जेंट की ओर से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। घर में आएगी खुशियाँ जब दूध की नदियाँ बहे। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सब कंस्ट्रक्शन काम करना अच्छा है, लोगों को रोजगार मिलता है, सब चीज़, लेकिन प्रदूषण फैल जाता है, तो इसको रोकने के लिए क्या करना है? देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स और प्रदूषण का एक बहुत बड़ा एक मुद्दा अभी सामने आ रहा है और ख़ास तौर से उत्तरी भारत में इसको एनजीटी भी मॉनिटर कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी मॉनिटर कर रहा है। तो एक ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP के माध्यम से कई बार हम लोग को काम न करने की भी सलाह दी जाती है। तो ऐसे समय जहाँ पर AQI बहुत अधिक होता है और दिल्ली NCR के आसपास वगैरह, तो हम लोग काम ही नहीं करते हैं उस दौरान पे। एक है, लेकिन एक तात्कालिक इशू है, पर लॉन्ग टर्म इसको यदि हमें देखें तो प्रदूषण कैसे हम कम करें, अपने ही टेक्नोलॉजी को कैसे हम बेहतर कर सकें, उसमें 2-3 चीज़ें हम लोगों ने काम किया है। पहली बात तो जो हमारा क्रस्ट डिज़ाइन है उसमें आप पाएंगे कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता एग्रीगेट्स की होती है, पत्थर की होती है। और पत्थर आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश चूँकि ज़्यादातर इंडो गैंजेटिक प्लेन है, तो यहाँ पर तो आपको पत्थर कुछ ही जगह पे, सीमित जगह पे ही मिलता है और उसमें आपको लेकर के ट्रक से साइट तक ले जाना लाना, उसमें भी प्रदूषण का एक बहुत भारी एक इशू रहता है। तो क्रस्ट डिज़ाइन को मॉडिफाई किया गया है उत्तर प्रदेश। नहीं, क्रस्ट डिजाइन के अलावा कुछ ऐसा भी आपने कुछ उपाय कहा था कि ऐसी रोड बनाएंगे जो पर्यावरण के अनुकूल होंगी। हाँ, दो चीज़ें हैं। तो इसमें क्रस्ट डिज़ाइन के माध्यम से हुआ ये कि लगभग 30% एग्रीगेट्स का जो रिक्वायरमेंट है ये कम हुआ है। IRC 37 का 38 नंबर का जो कोड है, ये यूपी PWD ने इसको इजहार किया, जिसको कि पूरे भारतवर्ष में इसको एक्सेप्ट किया गया है। सीमेंट ट्रीटेड सब बेस और इमल्शन ट्रीटेड सब बेस के माध्यम से जो एग्रीगेट्स की रिक्वायरमेंट है वो कम तो हुई, साथ साथ उसका कॉस्ट भी कम हुआ है। तो जैसे हम लोगों ने बताया कि लगभग 1 साल में हम इतना एग्रीगेट्स कम किए कि हम उतने एग्रीगेट से 4 लेन की सड़क गाजियाबाद से गाजीपुर तक बना सकते थे पूरे प्रदेश के थ्रू। उतना एग्रीगेट्स हमने एक्चुअल रिक्वायरमेंट हमारा कम किया है। तो उतना पहाड़ का कटना, पर्यावरण का जो कुप्रदूषण पे जो असर पड़ता है ले जाने लाने में, उससे हम लोग एक तरीके से बच गए। दूसरा, हम लोगों ने प्रारंभ किया है प्लास्टिक रोड्स का। जो मैं उसी पर आ रहा था, प्लास्टिक रोड बड़ी लंबे समय से योजना है कि पूरे औरैया को प्लास्टिक सड़क बनाने की। तो उसमें अभी हम लोगों ने मेन स्ट्रीमिंग करने के लिए पहले तो हमने 10-12 जगह पायलट स्टडी किया था। पिछले साल 2 अक्टूबर को 15 सड़कों पर प्लास्टिक रोड्स का हमने काम किया और उसमें जो हमको सीखने को मिला, बिटुमिन के साथ कितना % हम उसको ऐड कर सकते हैं, कौन से वैरायटी का प्लास्टिक हमको चाहिए। तो उसके बाद हमने उसका हमारा जो शेड्यूल ऑफ रेट्स होता है, SOR होता है, उसमें प्लास्टिक को भी हम ऐड कर दिए। तो अब ये आप कोई भी सड़क यदि बनाए तो उसमें SOR के हिसाब से हम लोग बनाते हैं, तो SOR में अब प्लास्टिक ऐड हो गया है। और दूसरा मुझे बताने में बड़ी हर्ष की बात हो रही कि इस साल माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की 2 अक्टूबर को कि हम लोग 1500 किलोमीटर की सड़कें प्लास्टिक रोड की पूरे प्रदेश की बनाएंगे और उसका हम लोगों ने ऑलरेडी काम प्रारंभ करा दिया। ये कहाँ बना रहे? पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेश में, जहाँ हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको कैसे हम यूज़ कर सकें। हालांकि उसमें अलग अलग ग्रेड के प्लास्टिक को यूज़ करके अलग अलग उसका आउटपुट रहता है, लेकिन जो अमूमन जो हम लोग रोज़मर्रा के जीवन में देखते हैं, शहरी भागों में प्लास्टिक बिखरा पड़ा है, उसी को कैसे हम रीयूज़ करके उसके प्लास्टिक रोड्स बनाएं, जिससे कि पानी की जो मैंने पहले बताया था, पानी और बिटुमिन का जो समागम जिससे वजह से डैमेज होता है, जो रोड्स डैमेज भी कम हो और साथ साथ प्लास्टिक का इस्तेमाल भी अच्छा हो, क्योंकि वो तो खराब नहीं होती। और मैं फिर से पूछूंगा, और की एक योजना थी, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, पूरी रोड को प्लास्टिक बनाने, वो कहाँ तक पहुँची? वो अभी काम चल रहा है, उस पर उसका काम अभी चल रहा है और जैसे ही पूरा होगा तो उसके ऊपर हम एक अलग से आपको बताएंगे। आपने वादा किया था कि जितने हाई स्कूल और इंटर के टॉपर हैं उनके घर तक रोड बनाएंगे,
क्या हुआ उस योजना? एक गौरव पथ योजना माननीय उप मुख्यमंत्री जी का एक विजन था कि जो हमारे टॉपर बच्चे हैं, चाहे वो प्रदेश के बोर्ड के हो, 10वीं 12वीं के या CBSE के, तो उनके घरों तक यदि उनके घर पर यदि सड़क नहीं है, डैमेज है, तो उसको रिपेयर करा के कराना। वो योजना हम लोग, मुझे हर्ष से कहने का बहुत अच्छा लगता है इस बात को कहने का कि पूरे प्रदेश भर के जो टॉपर बच्चे हैं उनका हम लोगों ने टेकअप किया है। और अभी हम लोग यूनिक पोल भी लगा रहे हैं जिससे कि उस बच्चे का नाम और कहाँ उसके सड़क कहाँ से कहाँ तक हमने बनाया, कितने लागत से। ये अच्छी चीज़ है क्योंकि अक्सर नेता अपना नाम लिखवाते हैं वहाँ पर और टॉपर बच्चों का नाम लिखा जाएगा। हाँ, उससे हम एक जो विजन है उनका डिप्टी CM साहब का ये कि उस पूरे क्षेत्र में एक तरीके से उस बच्चे का एक गौरव सम्मान बढ़े और उसके देखा देखी एक रोल मॉडल बने बाकी बच्चों के लिए कि भाई अच्छे पढ़ाई लिखाई करने साथ मैं भी उस चीज़ को हासिल कर सकता हूँ, मैं अपनी भी एजुकेशन एक स्टेटस भी को पा सकते हैं। जी जी। तो एक ये प्रतिस्पर्धा की भावना भी जागरूक होगी बच्चों में, तो एक अच्छा एक मैसेज जनता में जाने। आपने उसी तरीके उसी तर्ज पर शहीदों के लिए भी रोड बनाने की बात की थी कि उनके घर तक भी रोड बनाई जाएगी। हमारे कई जो सैनिक हैं इधर हाल फिलहाल में बॉर्डर पे मारे गए हैं, इवन जो हमारे पुलिस के जो शहीद हैं जो कई ऐसे घटनाओं में शहीद हुए, उनके नाम से भी हम लोगों ने सड़कें बनाई हैं। जहाँ पर उनके गांव तक की जो सड़क थी उसको हमने टेकअप किया है। और इस बात पर भी पुनः जो यूनिक पोल और एक मैसेज देने की बात है उस पूरे क्षेत्र में कि हम बहुत कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि शहीद हो गए हैं, लेकिन एक उनकी स्मृति में, उनके याद में, उनके पूरे परिवार का और बाकी उस क्षेत्र का एक तरीके से एक सम्मानजनक। मुझे लगता है ये योजना आपकी काफ़ी कामयाब रही, इसीलिए इसको और थोड़ा विस्तार दे दिया गया है। अब UPSC के जो बच्चे टॉपर हैं उनके लिए भी अभी सोची जा रही है कि उसको अगले उसमें चरण में उसको टेकअप कर लिया जाए। और साथ साथ जो खिलाड़ी हैं मेजर ध्यानचंद जी के नाम से भी वो योजना हम लोगों ने प्रारंभ किया है। और इधर पिछले दिनों में एक फंक्शन भी हुआ था जिसमें कि कई सारे जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हमारे जो पदक प्राप्त खिलाड़ी हैं उनके नाम से उनके घरों तक के सड़कों को भी हम लोगों ने टेकअप किया है। आप सब UP RNN के भी चेयरमैन हैं, आप ये बता दीजिए कि कैसे, और ब्रिज कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें तो आपने कहते हैं 3 दिन में एक पुल बनाते हैं, कैसे संभव हो पाता है ये अभी वर्तमान में हम लोगों ने उसका निकाला था 2017 के बाद का। इधर जो हमारी वर्तमान सरकार के दौरान जितने परियोजनाएं स्वीकृत हुए थे तो सड़कों को हमने उसका निकाला कि कुल कितने सड़कों पर हमने चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण किया। जैसे हमने आपको बताया था कि हमारा एक चक्र है उसको सुदृढ़ीकरण का, तो ये पड़ रहा है लगभग 10 किलोमीटर प्रति दिवस का, पर डे 10 किलोमीटर की सड़क को हम कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश भर में चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का काम पूरा कर रहे हैं। उसी तरीके से 9 किलोमीटर का नया सड़क प्रतिदिन हम बना रहे हैं PWD के माध्यम से। और पुलों में छोटे बड़े पुल मिला करके, बड़े पुल जो 60 मीटर से ऊपर होते हैं वो ब्रिज कॉर्पोरेशन करता है, 60 मीटर से कम जो रहते हैं पुलिया उसको PWD बनाता है। तो इसमें मिला करके 3 दिन में एक पुल हम पूरा कर रहे हैं, ये हम लोग का औसत चल रहा है। डेडिकेटेड फेरी कोच की बात की जा रही थी, प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मालगाड़ी के आने जाने में कोई दिक्कत ना रहे, वहाँ ROB बनाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ने एक डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर और रेलवे मंत्रालय से एक उसका MOU किया है और डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के द्वारा हमको एक एडवांस के रूप में ब्रिज कॉर्पोरेशन को राज्य सरकार के माध्यम से पैसा भी दिया गया है। 54 पुल हम लोग ROBs बना रहे हैं वर्तमान में। और हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि 15 पुल हम कंप्लीट कर चुके हैं, निर्माण कंप्लीट हो गया है, बाकी जो है विभिन्न स्तरों पर है। और अगले 1.25 साल में हमारी लक्ष्य है कि ये सारे पुल जो है हम कंप्लीट कर लें। उद्देश्य है कि जो जहाँ पर जो मानक है हमारा 1 लाख TUV का, जहाँ पर इंटरसेक्शन होता है गाड़ियों का और रेलगाड़ियों का जो लेवल क्रॉसिंग है उसमें, तो ये निर्बाध रूप से गति प्राप्त होते हुए वो गाड़ियाँ जा सकेंगी और हमारे भी जो वाहन हैं उसको क्रॉस करने के लिए भी कोई असुविधा नहीं रहेगी। कितने पुल बनाए आपने? कि लखनऊ की अगर हम बात करें या हम पूरे प्रदेश की बात करें तो पुल एक काम करते हैं लोगों के आवागमन की को सुविधाजनक बनाने का। पिछले 3 वर्षों में हमने औसत से करीब 50 पुल बनाए हैं, कंप्लीट किए, निर्मित जो कर लिए और लोकार्पित किए हुए 50 हमने कंप्लीट किए। इस साल हम लोग कोरोना के कारण थोड़ा सा हमारा 2-3 महीने पर उस पर असर रहा,
लेकिन हमारा लक्ष्य है कि 31 मार्च तक हम 65 पुल और ROBs हम कंप्लीट करके उसको लोकार्पित करेंगे। उसमें ऐसे कई पुल हैं जो विगत कई सालों से उस पर की काम बंद भी रहा और कई उसमें प्रॉब्लम्स और इश्यूज भी रहे। प्रॉब्लम ये है क्योंकि किसान ज़मीन देते नहीं है। हाँ, कई प्रकार के थे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे, कुछ जो आपने बताया लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम्स थे, कुछ यूटिलिटी शिफ्टिंग को लेकर के इश्यूज थे। तो ये सब एक एक करके रिजॉल्व करा करके, कुछ में धनराशि का अभाव था, तो ये सब इश्यूज को रिजॉल्व करके अब बहुत ऐसा कोई प्रॉब्लमेटिक पुल नहीं बचा है। अच्छा सर, सब चीज़ ठीक है, लेकिन बिन पैसा सब सुन, और बजट आपके पास है नहीं। पिछला जो बजट था वो 25,000 करोड़ का था, इस बार घट करके 14,000 करोड़ का हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। 25,000 करोड़ का था, उसमें 4-5 हज़ार करोड़ तो जो हमारी देनदारियां थी, मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट को लौटाने का था, वो था। बाकी का तो चूँकि कोरोना की वजह से थोड़ा सा असर पड़ा है, उसको हम लोग मेकअप कर रहे हैं। जो हमारा बैकलॉग था, इधर दिसंबर में हम 1,500 करोड़ उसको बैकलॉग को मेकअप किया है। मार्च तक हम उसको पूरा मेकअप करने का हमारा प्लान है। अब हम फिर से एक बार गड्ढे की तरफ आते हैं। आप क्या हमारे लोगों को एश्योरेंस दिलाते हैं कि चूंकि अब कोरोना काल निकल गया है, नया साल आ गया है, अब लोगों को रास्तों की दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, चालू कार्यों में काम करने की कहीं कोई कठिनाई नहीं है। बीच में ज़रूर कुछ इश्यूज आए थे, लेकिन अब वो सब रिजॉल्व हो गए हैं। जितने हमारे चालू कार्य हैं वो सब अब फुल स्टीम पर काम हो रहा है उस पर। और जो यदि कहीं पर भी प्रदेश के माध्यम से PWD की सड़क हो, तो हमारे पास कई बार दूसरे भागों के सड़कों के बारे में भी लोग भेज देते हैं, लेकिन PWD की यदि कहीं सड़क कहीं पर भी प्रदेश भर में खराब पड़ी है तो उसके लिए हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं कि हम उसको पूरा कर लें, गड्ढा मुक्त कर। समय कम है सर। पूर्वांचल विकास निधि, पूर्वांचल को डेवलप करना है, मुख्यमंत्री जी की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। बुंदेलखंड को डेवलप करना है, क्या कर रहे हैं इसके लिए? पूर्वांचल विकास निधि और बुंदेलखंड विकास निधि तो है ही है, जिसके लिए PWD के माध्यम से 300 करोड़ और 200 करोड़ का जो बजट प्राविधान है, उसके माध्यम से हम राज्य योजना और जो जिला योजना के माध्यम से हम उसको दे रहे हैं। लेकिन केवल हम इसी 2 योजनाओं तक सीमित नहीं है। जहाँ तक अभी पूर्वांचल की यदि हम बात करें तो बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा फैलाव है पूर्वांचल का, तो पूर्वांचल एरिया में बजट का हमारे टोटल PWD का बहुत बड़ा एक हिस्सा पूर्वांचल को दे रहे हैं, जो सामान्य अलग अन्य योजनाओं से, उस योजना से अलग, योजना से इतर भी है। उसी तरीके से बुंदेलखंड के लिए भी, चूँकि बुंदेलखंड भी एक पिछड़ा हुआ इलाका है, तो वहाँ पे भी कई सारे पुल हैं, सड़कें हैं, जिसको कि हम बुंदेलखंड विकास निधि से अलावा भी हम दे रहे हैं। जैसे नाबार्ड योजना है, हमारी राज्य योजना है, हमारी जो अंजुड़ी बसावटें हैं, उसके माध्यम से हम काफ़ी सारे कार्य कर। हाँ सर, चलते चलते आखिरी सवाल पूछा। आपने अंजुड़ी बात किया, जो 250 के गांव हैं उनको जोड़ने की बात चल रही थी, वो योजना कहाँ तक परवान चल रही है? 2011 की यदि जनगणना हम देखें तो उस हिसाब से 9,000 से अधिक ऐसे आबादी के मजरे या गांव थे जो कि जुड़े नहीं थे 250 से ऊपर आबादी के। तो अभी तक हम लोग करीब 2,200 के आसपास गांव को हम लोग टेकअप कर पाए हैं। यदि पूरा हमको करना होगा तो उसके लिए करीब 8-9 हज़ार करोड़ की और आवश्यकता पड़ेगी। तो कुछ हम इस साल और कुछ हम अगले साल, हमारा लक्ष्य है कि 2022 तक जो ये 2011 के जितने गांव थे उसको हम पूरा सैचुरेट कर सके। सर, चलते चलते हम चाहेंगे कि हमारे के न्यूज़ के दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके माध्यम से मैं सभी आपके दर्शकों को संदेश देना चाहता हूं कि PWD है, रोड है, ये सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे विजिबल अंग है। सड़क कहीं भी अच्छी होती तो उसका क्रेडिट PWD को नहीं मिलता है, लेकिन यदि सड़क कहीं खराब होती तो ज़रूर वो कहा जाता है कि गाली ज़रूर मिलती कि PWD ने काम नहीं किया है। ज़रूर हमारा हमेशा ये प्रयास है और आगे भी रहेगा कि आपके माध्यम से आपके दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि हम तक ज़रूर पहुँचाए। जहाँ पर भी आपको PWD सड़क को लेकर के कोई समस्या है, हमारे वेबसाइट्स हैं, हमारे वेबसाइट हैं, हमारे निगरानी ऐप है, हमारे अधिकारी हैं, उनको आप सीधे संपर्क करके बतावें। नहीं आता तो हमको ईमेल करें। मेरा ईमेल pspwd208@gmail.com है। इस पर आप 1-2 लाइन फ़ोटो डाल करके जगह का उल्लेख करते हुए यदि डाल दें तो उससे हम आपकी समस्या का त्वरित निस्तारण करने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत शुक्रिया के न्यूज़ से। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह नितिन रमेश गोकर्ण जी जो हमें आश्वासित कर रहे हैं कि ये बात सच है कि रोड अगर बन जाती है, चमक जाती है,
तो लोगों को चलने में तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन क्रेडिट नहीं मिलता है। और अगर गड्ढे ज़रा सा मिल जाए तो बहुत गालियाँ पड़ती हैं। को कह रहे हैं कि कोशिश करेंगे कि लोगों को कम से कम दिक्कत हो, और 2022 तक जो 250 गांव हैं, जो 250 आबादी वाले जो गांव हैं, उनको भी सड़कों से जोड़ा जाए और एक जाल बिछाया जाए, जिससे कि लोगों को आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त हमारी टीम के साथ में, और हम फिर हाजिर होंगे आपके समक्ष एक ऐसे ही शख्स के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़।